हेलो बीएससी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का। आज की क्लास में हमारा जो टॉपिक चल रहा है रनिंग में हिपेटोकॉप्सीडा, जिसमें एग्जांपल हम ले रहे हैं रिक्सिया। तो रिक्सिया में अब हमारा आज का हॉट टॉपिक जो है वो वेजिटेटिव के बाद बन जाता है गैमेटोफाइट में। अभी हम गैमेटोफाइट स्टेज में ही चल रहे हैं, तो यहाँ पे चल जाता है रिप्रोडक्टिव। रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर और इनटू गैमेटोफाइट स्टेज या फेज। ठीक है, तो रिप्रोडक्टिव की हम बात करें तो वही दो मुख्य भागों में बांट सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे तीन, वैसे तो अगर हम बात करें जनरली तो तीन विधियों की बात करते हैं, लेकिन यहाँ पे रिप्रोडक्शन जो है वो क्या है, इनटू टू मेथड्स। दो विधियां अपनाते हैं ये, केवल दो विधियां। पहली विधि की अगर अपन बात करें तो दैट इज वेजिटेटिव, एंड सेकेंड वन की अगर अपन बात करें तो सेक्सुअल। इन ब्रायोफाइट्स, या अगर हम बात करें विशेष तौर पे रिक्सिया की, तो इनके अंदर लैक ऑफ क्या बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, या हम ये कह सकते हैं कि जीवन चक्र में या जीवन काल की किसी भी अवस्था में स्पोर समान संरचनाएं जो हैं वो इनमें नहीं पाई जाती हैं। स्पोर जैसी संरचनाएं इनके अंदर नहीं पाई जाती हैं। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के काफ़ी मैनी मोर तरीके हो सकते हैं, जिसमें अगर अपन यहाँ पे डिस्कस करें तो सबसे पहला हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं जो ही एल्गिस से लेते हुए आए हैं हम। फर्स्ट इज बाई फ्रेगमेंटेशन। बाई फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन के लिए हम कह सकते हैं विखंडन। तो विखंडन वैसे तो यहाँ पूरी तरीके से अप्लाई नहीं होता, फिलामेंटस टाइप के लिए है ये, लेकिन यहाँ पे विखंडन हम कभी कभी देख सकते हैं किसी यांत्रिक बल के कारण, या थैलस का ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ा हो जाता है या उसमें शाखन बहुत ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में या किसी बाह्य भौतिक बल के कारण थैलस अगर टूट जाता है, खंडित हो जाता है, तो वो खंडित सेगमेंट जो हैं वो एक तरीके से क्या होते हैं, पुनः एक तरीके से थैलस को ऑर्गेनाइज करने में या डेवलपमेंट में सहायक होते हैं। और इसका एक सबसे बड़ा कारण मैं बता दूं, जैसे हमने थैलस बनाया कैसे है, इस टाइप का हार्ट शेप का, और यहाँ पे हो गई इसका एपिकल। ये जो एपिकल नोच है ये इस तरीके से आबद्ध है संरचनाओं में, ये विशेष प्रकार की कोशिकाओं में आबद्ध है, और इन कोशिकाओं में लगातार वृद्धि होती रहती है। तो ऐसे में ये हमेशा इस खांच में, दैट इज एपिकल ग्रूव। तो ज्यादातर डैमेज होने पर भी या फिजिकल स्ट्रेस होने के बावजूद भी यहाँ पे एपिकल जो पॉइंट है या ग्रोथ पॉइंट जो है वो सदैव क्या रहता है, प्रोटेक्टिव टाइप में रहता है, जिसकी वजह से यहाँ कभी कोई परेशानी नहीं आती है। ठीक है,
सेकेंड, बाय एडवेंटेटियस ब्रांचेज। अगर हम मार्केंशियल्स की बात कर रहे हैं तो हमें यहाँ पे कोई अलग से ब्रांचेज हमें देखने को नहीं मिल रही, ये द्विभाजी शाखित है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, किसी कारण से ये जो इसकी ब्रांचेज है वही फ्रेगमेंटेशन टाइप। लेकिन इसी के रेफरेंस में अगर हम यहाँ पे एग्जाम्पल ही दूसरा ले ले, जैसे कि जंगरमेनियल्स, तो जंगरमेनियल्स की अगर अपन बात करें तो ये पर्निल प्रकार का ब्राइफाइट है, थैलस नहीं है, पर्निल। इसकी शाखा में है, मेन एक्सिस है, उससे लिटरल ब्रांचेज अनियमित शाखन होता है और उसकी कुछ लिमिटेड ग्रोथ ब्रांच जो है वो हमें पर्ण के आभास कराती है, पर्निल टाइप में। तो ऐसे में जो लिटरल ब्रांचेज हैं वो एक तरीके से यदा गदा ओल्ड होकर रिजर्व फूड मटेरियल या स्टोरेज के रूप में होती हैं और उन ब्रांचेज के ऊपर जो है वो कभी कभी स्टेप्यूल्स, या अगर हम बात करें तो एक्चुअली में बल्बील्स, पत्रकलिकाएं उपस्थित होती हैं। इन ऐसी शाखाओं के टूटने से ये नई शाखा को डेवलप करने या नए थैलस जो है उसको डेवलप करने की क्षमताएं रखते हैं। और इस तरीके का जो संरचना है वो मरोदबिद कोशिकाओं प्लांट्स में, या अगर अपन लिथोफाइट्स की बात करें तो उनके अंदर सामान्यतः देखने को मिल जाता है। तीसरा पॉइंट की हम यहाँ पे बात करें तो वो जो बार बार हम कह रहे हैं एक ही चीज़ के ऊपर केंद्रित हो रहा है और वो है इसका सीड्स, और इसके सीड्स को क्या करें हम, एपिकल, और यहीं से ग्रोथ हो रही है डोम लाइक। तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पे हमारा पॉइंट बन जाता है बाई एपिकल परसिस्टेंट या एपिकल परसिस्टेंट एपिक्स। API CS भी कर सकते हैं या API X। परसिस्टेंट एपिक्स, परसिस्टेंट का मतलब हो गया चिरकालिक, सीड्स। परसिस्टेंट एपिक्स का मतलब हो गया चिरकालीन सीड्स। और चिरकालीन सीड्स तो कई बार विषम परिस्थितियों में, जैसे कि यहाँ पे अगर अपन बात करें तो यहाँ पे क्रिस्टलाइन को यूज में ले सकते हैं, जीरोफिटिक एडेप्टेशंस। जीरोफिटिक अडेप्टेशंस में, क्योंकि सम अवस्थाओं के अंदर तो ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन विषम परिस्थितियों में कई बार ये देखा गया है कि सीड्स का डिकम्पोजिशन या जो विध्वंस है वो सबसे अंतिम होता है, ठीक है, क्योंकि उसको स्केल्स एंड जो लेयर्स है, सेल्स हैं, वो पूरी तरीके से क्या रहती है, कवर्ड करके रखती हैं। तो ऐसे में यहाँ पे देखा गया है कि अगर सीड्स जीवित है और बाकी बॉडी दब गई है या डिकम्पोज भी हो गई है या अवगठित भी हो गई है, शुष्क हो गई है, मृत हो गई है, जो भी चीज़ है, लेकिन सीड्स की उपस्थिति में अगर मतलब सीड्स अभी है, क्योंकि सबसे लास्ट में ये डिकम्पोज हो रहा है, तो ऐसे में परिस्थितियां अनुकूल होने पर यह सीड्स पुनः विभाजित होकर और क्या करता है, नए थैलस को वापस बनाने में, डेवलप करने में हेल्पफुल होता है। तो इसके लिए हम आसानी से यहाँ पे यूज में ले सकते हैं कई सारी जीरोफिटिक एडेप्टेशंस की, जैसे कि हमने बात क्रिस्टलाइना है, डिस्कलर हो गया, ये सारे के सारे जो है स्थलीय हैं और अनयूजुअल हैबिटेट्स में रहने वाले हैं। भाई ट्यूबर्स में पहले बता ही चुका हूं, एक बार वापस। ट्यूबर्स के लिए हम कह सकते हैं कंद। ट्यूबर्स में क्या हो रहा है कि जो थैलस है, मैं शॉर्ट ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि हम इसको डिटेल में एल्गीज में भी पढ़ते आ चुके हैं और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हमको शॉर्ट एंड स्वीट मैनर में ही यहाँ पे क्या करना है, डिस्क्लोज करना है।
बहुत बड़ा क्वेश्चन इसके ऊपर नहीं बनता। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो ब्रायोफाइट्स के अंदर इंपॉर्टेंट होता है, उसकी स्ट्रक्चर्स इंपॉर्टेंट होती है। तो वेजिटेटिव एक हमारी नॉलेज के लिए या न्यू टाइप के लिए हमको आना चाहिए, उस हिसाब से तो हम इसमें आराम से 2-2, 3-3 लाइनें ऐड कर सकते हैं, तो हमारा आसानी से 1-1.5 पेज बढ़ जाता है। अगर पर्टिकुलर रिप्रोडक्शन पे ही क्वेश्चन पुटअप होता है कि मार्केंसिया में रिप्रोडक्शन को समझाइए, तो फिर हमें वेजिटेटिव भी समझाना है, सेक्सुअल भी समझाना है, ठीक है। तो वहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को थोड़ा सा मर्ज करके छोटा करेंगे और वेजिटेटिव को थोड़ा सा इलिब्रेट करेंगे। तो अगर अपन यहाँ पे ट्यूबर्स की बात करें तो रिक्सिया की ही कई स्पीसीज में जहाँ पे ये विषम परिस्थितियों में द्विभाजी शाखित जो हमको ये तना दिखाई दे रहा है या इसकी ब्रांचें दिखाई दे रही हैं, इनके अंदर क्या होगा, एक विशेष प्रकार की जो एपिकल ग्रोथ थी ना, उस एपिकल ग्रोथ तो रुक जाएगी और एक विशेष प्रकार की संरचना जो है वो यहाँ पे बन जाती है। दैट इज ट्यूबर, ठीक है। और ये संरचना जो है चिरकालिक अवस्था मतलब चिरकालिकता प्रदर्शित करती है। विषम परिस्थितियों में ये अपने आप को क्या रखती है, एक तरीके से सुप्त अवस्था में, और परिस्थिति अनुकूल होने पर ये वापस विखंडित होकर या बाय डिवीजन एक नया संतति थैलस डेवलप करने की क्षमता रखती है। फिफ्थ पॉइंट यहाँ पे हम दे सकते हैं, जैसे हमने कारा के लिए भी यूज में लिया था, बाय राइजोइड्स, मूलाभास द्वारा। मूलाभास की अगर अपन बात करें तो मूलाभासों में क्या हो रहा है कि ऐसे तो ये यूनिसेल्युलर हैं, अशाखित हैं, और इनमें के विभाजन से क्या बोलते हैं थैलस का ऑर्गेनाइजेशन नहीं पाया जा रहा या नहीं देखने को मिल रहा वृद्धि में। लेकिन इसको वैसे मत समझिए, इसको समझिए कि ये एक तरीके से भूस्तारी हैं, ठीक है। भूस्तारी भी नहीं, भूस्तारी कहाँ है, अंदर की तरफ है। दूसरी चीज़, संपूर्ण थैलस जो है उसके लोअर सेक्शन जहां पे रिजर्व फूड मटेरियल है उसी के सेल्स के साथ में ये विकसित हो रहे हैं। तो एक्चुअली में राइजोइड्स एंड अपर थैलस के बीच का जो कॉम्बिनेशन है, जिसको हम नोडल रीजन कह सकते हैं, वो मैच्योर या ओल्ड स्टेम्स के अंदर या ओल्ड थैलस के अंदर क्या होता है, रिजर्व फूड ग्रहण करके और मोटे और मोटे भित्ति युक्त हो जाते हैं। और विषम परिस्थितियों के अंदर ये ज़्यादा लंबे समय तक क्या करते हैं, भोजन को स्त्रावित को स्टोर कर सकते हैं और चिरकालिक अवस्था प्रदर्शित करते हैं। परिस्थिति अनुकूल होने पर इन्हीं भागों से पुनः अपर या फोटोसिंथेटिक थैलस जो है उसका क्या कर लिया जाता है, डेवलपमेंट कर दिया जाता है। तो कुछ केसेज में अगर हम बात करें तो राइजोइड से भी हमें देखने को मिलता है, जिसमें हम आसानी से यहाँ पे यूज में ले सकते हैं रिक्सिया की कई स्पीशीज, जिसमें दे सकते हैं जैसे कि ग्लाका। ये एक स्पेशल है इसलिए इसका नाम दे देता हूँ, बाकी तो हम सारी पढ़ चुके हैं, रिक्सिया ग्लाका। बाकियों के भी एग्जाम्पल्स मैं आपको बार बार बोल चुका हूँ। और एक सबसे बड़ी चीज़ जो हम यहाँ पे यूज में ले लें वही फ्रेगमेंटेशन के समान। तो यहाँ पे एक विशेष पॉइंट हम यहाँ पे यूज में लेंगे, बाय रीजनरेशन। और रीजनरेशन की हम बात करें तो ये जो सब चीज़ है रीजनरेशन, ये हम जंतुओं के लिए यूज में लेते हैं, जिसे हम बोलते हैं पुनरुद्भवन, जिसके अंतर्गत किसी जंतु का ऑर्गन कट जाए, टूट जाए, क्षतिग्रस्त हो जाए तो उसकी जगह पे वापस एक तरीके से अंकुरित होकर नया ऑर्गन का डेवलपमेंट, दैट इज रीजनरेशन। और ये चीज़ प्लांट्स के अंदर मिलती है कि टहनी कट जाती है तो वो इलोंगेटेड होकर वापस क्या बोलते हैं, नई टहनी के रूप में परिलक्षित हो जाती है। तो ऐसे में रीजनरेशन, तो इसको पुनरुद्भवन। पुनरुद्भवन, पुनरुद्भवन। ठीक है।
बस। तो वेजिटेटिव में इतना ही। अब हम बात करते हैं यहाँ पे किसकी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डेफिनेशन एसेक्सुअल की और बात कर लें। एसेक्सुअल के लिए हम लिखेंगे, लेकिन एसेक्सुअल के लिए एब्सेंट लिखेंगे, ठीक है, कि इसके अंदर किसी भी प्रकार के स्पोर जैसी संरचना या विशिष्ट स्पोरेंजिया जैसी संरचना नहीं बनती है। अतः रिक्सिया की स्पीसीज में अलैंगिक जनन अनुपस्थित होता है, या रिक्सिया में अलैंगिक विधि से जनन नहीं पाया जाता। यह हमारा लाइन होगा, ठीक है। अब तीसरा हमारा आ रहा है सेक्सुअल। सेक्सुअल के लिए हम कह सकते हैं कि विशेष प्रकार के सेक्स ऑर्गन्स का डेवलपमेंट, एक चीज, उनके अंदर अर्धसूत्री विभाजन से गैमीट का फॉर्मेशन, चौथा दो गैमीट्स के बीच में फ्यूजन। लेकिन यहाँ पे हम बात किसकी कर रहे हैं, गैमेटोफाइट की। तो अर्धसूत्री विभाजन तो यहाँ पॉसिबल नहीं है, यहाँ पे समसूत्री विभाजन से। लेकिन यहाँ पे जो सेक्स ऑर्गन्स हैं मेल फीमेल में, वो काफ़ी डेवलप्ड हैं, बहुकोशिकीय हैं, आकार में बड़े हैं, और सबसे बड़ी बात है जैकेटेड। तो धीरे धीरे सेक्स ऑर्गन्स का इवोल्यूशन जो है वो यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि हम दिखाई दे रहा है या प्रारंभ हो रहा है। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो हमारे पास में वही दो टर्म्स तो सबसे पहले बेसिक है ही, जो हमें यूज में लेनी ही होती हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए अगर हम यहाँ पे सबसे बेसिक टर्म जो हम यहाँ पे यूज में लेते हैं, वो हमें पता होना चाहिए कि थैलस किस टाइप का है। तो यहाँ पे दो कंडीशंस हमारी बन जाती है। एक हो जाता है मोनोइसियस और एक हो जाता है डायोइसियस, जिसको हम अलग अलग नाम से जानते हैं। मोनोइसियस के लिए तो हम बोल देते हैं उभय लिंगाश्रयी, और डायोइसियस के लिए हम बोल सकते हैं एक लिंगाश्रयी, ठीक है। इसका मतलब एक लिंगाश्रयी का मतलब है दैट इज हेटेरोट्राइकस, और इसकी हम बात करें तो इसमें तो एक ही है, होमोट्राइकस। अंग्रेजी वैसे इसको बोल देते हैं यूनिसेक्सुअल, और ये हो गया बाईसेक्सुअल। तो अर्थात वो प्रजातियां या वो स्पीसीज जिसके एक थैलस में ही दोनों के दोनों सेक्स ऑर्गन्स डेवलप होते हैं, नॉन एज मोनोइसियस, एक ही थैलस में। लेकिन अगर एक थैलस में एक ही होता है दैट इज डायोइसियस, एक लिंगाश्रयी, एक प्रकार का थैलस। इसलिए हम उनके थैलस को भी दो नामों से जानते हैं, मेल थैलस और फीमेल थैलस। तो यहाँ पे जैसे अगर अपन कुछ एग्जांपल्स ले, काफ़ी कुछ हम यहाँ पे पढ़ के आए हैं, जैसे कि रिक्सिया क्रिस्टेलाइना, ठीक है, रिक्सिया क्रूसिटा, रिक्सिया गैंगिटिका, ठीक है। ये सारी की सारी स्पीसीज कैसी हैं, मोनोइसियस टाइप की हैं, अर्थात एक ही थैलस में दोनों प्रकार के सेक्स ऑर्गन्स डेवलप हो रहे हैं। वहीं अगर अपन बात करें डायोइसियस की, तो जैसे कुछ स्पीसीज हम बात करें तो इसके अंदर आता है जैसे डिस्कलर, डिस्कलर स्पेशल भी है, राजस्थानीज भी है, और आसानी से याद भी हो जाएगी। रिक्सिया फॉरेस्टी, FORSTI, ठीक है। तो ये कुछ स्पीसीज हैं जिनको हम बोल सकते हैं कि दीज आर डायोइसियस। मैनी मोर है, जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे नोट्स वैसे वैसे हमको याद आती जाएंगी काफ़ी सारी स्पीसीज। तो यहाँ पे अब हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो मेन ऑर्गन्स के रूप में हम यहाँ पे परिलक्षित करते हैं, दैट इज मेल, दैट इज फीमेल सेक्स ऑर्गन। मेल सेक्स ऑर्गन इज नोन एज एंथ्रीडियम, और एल्गीज के अंदर हम फीमेल सेक्स ऑर्गन को नाम दे रहे थे ओगोनियम, यहाँ पे हम नाम देंगे आर्चिगोनियम। इसका मतलब हो गया पुंधानी, और इसका मतलब हो गया स्त्रीधानी या अंडधानी।
अब हमारे पास में पढ़ने के लिए यहाँ पे 3 पॉइंट्स हैं जो कि एल्गीज में भी पढ़ा था, इसलिए हम उस पैटर्न को चेंज नहीं करेंगे। जो एल्गीज में पढ़ा वही यहाँ पढ़ेंगे और वही अगली साल टेरिडोफाइट में हमारा जाएगा। तो जैसे हम सबसे पहले बात करेंगे एंथ्रीडियम की, तो जो पुनधानु की हम बात कर रहे हैं, तो पुनधानी को समझने के लिए हमें एक चीज़ यहाँ पे दिखानी पड़ेगी कि एंथ्रीडियम जो है वो दिखता कैसे है। तो सबसे पहले तो होती है उसकी स्ट्रक्चर, ठीक है, फिर आता है डेवलपमेंट, ठीक है, और तीसरा उसका मैच्योरिटी एंड स्फुटन, डाइहेशन, या अगर अपन बात करें तो डिस्पर्सल कह सकते हैं एंथोजॉइड्स का। तो ये हमारे पास में 2 पॉइंट्स हो गए। वहीं हमारे पास आर्चिगोनिया से रिलेटेड पॉइंट जो बन जाते हैं वही हो गया उसका स्ट्रक्चर एंड उसका डेवलपमेंट। और डेवलपमेंट के बाद में यहाँ पे जो पॉइंट बन जाता है वो कौन सा बन जाता है, फर्टिलाइजेशन, क्योंकि ओव्यूल जो है वो कहीं पे भी बाहर नहीं जाएगा, वो यहीं रहेगा। उसके पास जो है मेल गैमीट्स पास में आते हैं एंथोजॉइड्स, ठीक है। तो यहाँ पे डेवलपमेंट और डेवलपमेंट के बाद में स्ट्रक्चर ऑफ एंथोजॉइड और फिर उनका विमोचन। और यहाँ पे अगर अपन बात करें तो स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूम, बात खत्म, ओव्यूम या एग। और फिर जब दोनों की स्ट्रक्चर हो जाएगी तो देन फर्टिलाइजेशन, बस फिर इसके बाद की स्ट्रक्चर, और उसको हम कहेंगे स्पोरोफिटिक फेज। दीज आर गैमेटोफाइट फेज। तो हम बात कर रहे हैं एंथ्रीडियम की। स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग कहें तो ये एक छोटी अंडाकार, दीर्घवृत्ताकार अथवा कभी कभी जो है वो मुग्धाकार प्रकार की संरचना के रूप में दिखाई देते हैं। स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ एंथ्रीडियम, ठीक है, एंथ्रीडियम की संरचना। तो यहाँ पे कुछ स्टेप्स हम डायग्रामेटिकली देख रहे हैं और कुछ यहाँ पे मैं आपको चार्ट बना दूंगा डेवलपमेंट का। देन उसके बाद फाइनल स्टेज आ जाएगी एंथ्रीडियम की, उसकी स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर में तो हम अगर प्रारंभ में लिखना चाहे तो केवल 4 या 5 लाइनें ऐड करेंगे कि गोलाकार है, अंडाकार हो सकती है, मुग्धाकार हो सकती है, डोम शेप हो सकती है। ये अलग अलग प्रकार की जाति विशेष है, अलग अलग प्रकार की जातियों में अलग अलग टाइप का मिल जाता है, ठीक है। दूसरी चीज़ यहाँ पे अगर अपन बात करें तो 2 कोशिका मोटा इनके अंदर स्टैक या व्रंत पाया जाता है। व्रंत से ये जुड़ी रहती है। व्रंत का जो बेसल पार्ट है जो दिखाई नहीं देता, जिसे बोलते हैं फुट या बेस, वो सतह के अंदर धंसा रहता है। और ये संपूर्ण संरचना जो है जिसके अंदर बहुत सारी घनाकार कोशिकाएं होती हैं जो डेवलप होती हैं या आफ्टर मेटामॉर्फोसिस डेवलप होती हैं स्पोर मदर सेल्स में। और ये स्पोर मदर सेल्स जो हैं वो डेवलप करते हैं द्विकशाभिकीय एंथोजॉइड्स। और ये संपूर्ण संरचना एक कोशिकीय स्ट्राइल जैकेट से कवर्ड रहती है, ध्यान रखना कवर्ड रहती है। और उसके अलावा जो संपूर्ण बाह्य सतह हैं, कौन सी, कायिक कोशिकाएं, वो भी इसके चारों तरफ एक जैकेट या खांच बना लेते हैं जिसको बोलते हैं एंथ्रीडियल चैम्बर। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा। तो पहले मैं डायग्रामेटिकली आपको समझा दूं कि ये होता कहाँ है। ये हो गया रिक्शिया का थैलस, और थैलस की ये सतह कौन सी दिख रही है आपको, डॉर्सल, नॉट वेंट्रल, ठीक है। और ये हो गई इसकी मिड रेब, ये हो गया इसका शीर्ष। तो शीर्ष जो बिल्कुल अपेक्स है उससे लगभग 2 या 3 सेल्स नीचे, उससे लगभग
2-3 सेल्स नीचे, क्योंकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए पूरी सतह पड़ी हुई है, लेकिन यहाँ पे सॉरी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के लिए, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन केवल सीड्स पे ही होता है, बाकी के थैलस के द्वारा जो है वो सेक्सुअल या सेक्स ऑर्गन्स डेवलप नहीं किए जाते। अगर आपको थोड़ा सा ध्यान हो और पुरानी क्लास एल्गीज से अगर आप प्रिफर करें तो आपने एक चीज़ देखी होगी कि हमने एल्गीज में भी ये कहा है कि ये है मेन एक्सिस, उस मेन एक्सिस की लेटरल शाखा, और लेटरल शाखा के सीड्स के ऊपर डेवलप हो जाते हैं गैमेटेंजिया, मेल या फीमेल। आई बात समझ में? यहाँ तक कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी ऐसे ही डेवलप हो रहे थे। तो इस प्रकार हम कह रहे हैं कि जो जिसके अंदर ग्रोथ कौन सी हो रही है, एपिकल, उसके अंदर लेटरल कोशिकाओं द्वारा इसका डेवलपमेंट होता है, क्योंकि अगर अपन यहाँ पे डेवलप कर देंगे तो इसकी ग्रोथ रुक जाएगी। क्लियर है? तो ऐसे में यहाँ पे एपिकल सेल्स को छोड़कर उससे 2-3 कोशिका पश्च नीचे की तरफ डॉर्सल सतह पर यहाँ की कोशिका जो है वो किसका, गैमेटेंजिया इनिशियल का कार्य करती है। अब यहाँ पे गैमेटेंजिया इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि गैमेट बनेंगे, इसलिए आप नाम दे सकते हैं एंथ्रीडियल। तो जो कोशिका एंथ्रीडियल का डेवलपमेंट करेगी एंथ्रीडियल इनिशियल हो गई, और जो कोशिका आर्चिगोनिया का डेवलपमेंट करेगी उसे आर्चिगोनिया इनिशियल हम कहेंगे। अब सबसे बड़ी चीज़ ये कि ये हमें आँखों से दिखाई नहीं देगा, तो इसको इस तरीके से बनाते हैं। ये एपेक्स है और ये मिडरिब है जो हमको यहाँ से दिख रहा है अपर सरफेस में, और इसकी कुछ कोशिका बाद में यहाँ पे एक खांच के रूप में होता है जिसे हम यहाँ पे गैमेटेंजियल कैविटी के नाम से जानते हैं। ठीक है, और इस खांच की नीचे की सतही कोशिकाएं, दीज आर नोन एज सुपरफिशियल सेल्स। तो हमको ये ऊपर से तो कुछ भी दिखाई नहीं देगा। ठीक है, तो ये जो सुपरफिशियल सेल है दैट इज नोन एज सुपर। ठीक है, सुपरफिशियल सेल जिसे हम कह सकते हैं सतही कोशिका। सतह है ना ये खांच की सतह, तो सतह की जो कोशिका है वो किस में कन्वर्ट कहलाती है, सुपरफिशियल सेल, जो आकार में वृद्धि करके जनन काल में बाकी की कोशिकाओं से आकार में क्या हो जाती है, या फूड रिजर्व करके क्या हो जाती है, हैवी हो जाती है या बड़ी दिखाई देने लगती है। क्लियर है? तो ये हमें कभी भी बाहर से दिखाई नहीं देती है। तो ये कोशिका जो है वो सुपरफिशियल सेल कहलाती है, और इसी को ही हम एक तरीके से कह देते हैं एंथ्रीडियल इनिशियल, प्रारंभिक एंथ्रीडियल इनिशियल के नाम से इसको हम जानते हैं। ठीक है, अब सारी घटना जो है वो इसी कोशिका से होगी। 3 स्टेप में बता देता हूं, फिर वापस ढंग के डायग्राम बना देते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे सबसे पहले विभाजन, एक और चीज जो बार बार मैं आपसे कहता हूँ, 3 विभाजनों की हम बात करेंगे। एक विभाजन होता है ये, एक विभाजन होगा ये, और एक डायग्राम मैं बनाऊंगा ये। इसका मतलब होता है ट्रांसवर्स, दैट इज एंटीक्लिनल, दैट इज ट्रांसवर्स नहीं, लॉन्गिट्यूडल, जिसको हम बोलते हैं पेरिक्लिनल, और ये होता है कौन सा, ऑब्लिक, तिर्यक। ये हो गया कौन सा, पेरी क्लिनल, जिसको हम लॉन्गिट्यूडिनल, और इसकी हम बात करें तो इसको हम बोलते हैं एंटीक्लिनल, जिसको हम यहाँ पे ट्रांसवर्स होगा तो ऊपर नीचे कोशिका बटेगी, लॉन्गिट्यूडल हो गई तो दाएं बाएं मतलब पार्श्व में कोशिकाएं बटेंगी। तो यहाँ पे अब बार बार लिखने की जगह हम चित्र अगर बना दे तो इसका मतलब है ट्रांसवर्स विभाजन, जिससे ये कोशिका ऊपर नीचे 2 में बट गई। ये ऊपर की कोशिका, नीचे की कोशिका, तो ऊपर वाली को अपर कह देते हैं, नीचे वाली को लोअर कह देते हैं, या बुक्स के अकॉर्डिंग चलें तो ऊपर वाली को उन्होंने कह दिया आउटर, नीचे वाली को कह दिया इनर। एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो यहाँ पे हमारे पास में 2 कोशिकाएं हो गई, ये इनर हो गई और ये आउटर हो गई। ठीक है, अब इसमें फिर वापस ट्रांसवर्स ही कर दो। ट्रांसवर्स विभाजन अगर हम करते हैं तो इसकी वजह से
1 2 3। अब ये कोशिका तो जहां थी वहां की वहीं रह गई, जहां थी वहां की वहीं रह गई। तो इस कोशिका से तो हम क्या कह देते हैं, एमडेड, धसी हुई, दिखाई नहीं दे रही, एक तरीके से फुट रीजन बनाएगी या बेसल रीजन बनाएगी। ठीक है, इस कोशिका की हम बात करें तो दैट इज आउटर मोस्ट, इसकी हम बात करें तो ये हो गई मिडिल। 3 कोशिका हो गई तो आउटर इनर के बीच की हो गई मिडिल। तो इस कोशिका को तो हम नाम दे देते हैं एक तरीके से बेसल। इस कोशिका और इस कोशिका की अगर हम बात करें तो जो 2 कोशिकाएं बनी थी आउटर से, इसको तो हम दे देंगे एंथ्रीडियल प्राइमरी सेल्स या प्राइमरी एंथ्रीडियल सेल। इसकी वजह से पहली बार जो है एंथ्रीडियल का समारंभन हो रहा है। और यहाँ अगर अपन बात करें तो दैट इज प्राइमरी एंथ्रीडियल और ये हो गया प्राइमरी स्टैक। तो ये तो स्टैक को डेवलप करेगी और ऊपर वाली जो कोशिका है वो क्या करेगी, एंथ्रीडियल को डेवलप करेगी। ढंग से बना लेते हैं डायग्राम्स को अब। इसको हम नाम दे देते हैं, कौन सी सेल हो गई, सुपरफिशियल। सुपरफिशियल सेल जिसे हम बोलते हैं हिंदी में सतही कोशिका। इसे एक नाम और दे देते हैं, इसी से ही प्रारंभ होगा, इसलिए हम इसे नाम दे देते हैं एंथ्रीडियल इनिशियल।
एंथ्रीडियल इनिशियल। एंथ्रीडियल इनिशियल का मतलब एंथ्रीडी अपुंधानी आरंभिका कोशिका। दोनों नाम इसी के ही हैं। सतही तो इसलिए दिया क्योंकि उस खांच के अंदर नीचे की कोशिका है सतह के रूप में। तो इसमें सबसे पहला विभाजन कौन सा? ट्रांसवर्स। ठीक है, सबसे पहला विभाजन कौन सा हो गया? ट्रांसवर्स। और ट्रांसवर्स विभाजन के कारण अब जैसे इसकी पास वाली कोशिकाओं को तो हम यूं बना लेते हैं, और ट्रांसवर्स विभाजन के कारण ये हो गई एक कोशिका और ये हो गई दूसरी कोशिका। ठीक है, तो यहां पे हम इनको दो नाम दे सकते हैं। कौन कौन सा? दैट इज आउटर सेल, और ये कौन सी हो गई? इनर सेल। ठीक है, या हम एक नाम और दे दें, हम कह सकते हैं लोअर सेल, और इसे आउटर को क्या कह सकते हैं? अपर सेल। आउटर सेल एंड इनर सेल, दो सेल्स हो गई। अब वापस तो यहाँ पे दो ट्रांसवर्स विभाजन और हुए, जिसकी वजह से अगर आप देख पा रहे हो तो हमारे पास सेल्स कितनी बन गई है अब यहाँ पे? दो दो सोपान में। तो यहाँ पे वैसे तो पहले एक ही विभाजन हुआ था, तो दो कोशिका, फिर दोनों में वापस विभाजन हो गया, इसलिए दो बार दिखाने की जगह हम एक बार ही इसको दिखा देते हैं। इसमें हमने ट्रांसवर्स किया 2 टाइम्स। अब यहाँ पे ट्रांसवर्स लिख नहीं रहा हूं, केवल मैंने दर्शाया है। ठीक है, तो ये जो दो कोशिकाएं बनी हैं ऊपर की तरफ, इनको हम यहाँ पे नाम दे देते हैं, क्योंकि अपर सेल्स हैं, अपर से ही डेवलप हुई थी। दीज आर प्राइमरी
एंथ्रीडियल, ANTHERIDIAL सेल्स, प्रारंभिक कोशिका। इनिशियल भी लिख सकते हैं, लेकिन इनिशियल हमने पहले दे दिया जिससे प्रारंभ हुआ था। तो ये वो कोशिका है जिससे एंथ्रीडियम का हेड या कैप्सूल संरचना जो है डेवलप होगी। और ये नीचे की जो दो कोशिकाएं हैं यहाँ पे, ये हमने किस में बांट दी है, ये भी जाति विशेष अलग अलग है, ठीक है। तो ये हमने बांट दिया है, दैट इज प्राइमरी स्टैक सेल, प्राइमरी स्टैक सेल, और वो था प्राइमरी एंथ्रीडियल सेल, ठीक है। तो ये हमारे पास में 4 कोशिकाओं का एक ग्रुप बन चुका है। और इस कोशिका को हम नाम देंगे कौन सा, जो यहां पे बनी थी, दैट इज बेसल सेल। और बेसल सेल के लिए हम कहें तो हम लिख सकते हैं दिस सेल इज एम्बेडेड इनटू द थैलस रीजन, एम्बेडेड। धसी हुई अवस्था में होती है, ये दिखाई नहीं देती। आगे बढ़ते हैं। अब विकास क्रम में जो प्राइमरी स्टैक सेल्स हैं उनमें विभाजन होता है, और वो केवल एक बार पेरी और एक बार एंटी करके 2 कोशिकीय मोटा स्टैक बना लेते हैं। बस इसकी मोटाई कितनी है, केवल 2 कोशिकीय मोटी। इसको ऐसे समझ लीजिए जैसे घरेलू ईंट की दीवार है, उस ईंट की दीवार में अगर हम ईंट के ब्लॉक के ऊपर ईंट का ब्लॉक रख दें तो उसकी मोटाई क्या होगी, केवल सिंगल सेल मोटाई है यूनिसीरिएट कंडीशन में। लेकिन हम उसी के पैरेलल एक और विभाजन करके एक कोशिका और बना दें तो ये संरचना कैसी हो गई, 2 कोशिकीय मोटी हो गई, ठीक है। और ये लंबाई में बढ़ती जा रही है, तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, एक तरीके से 2 कोशिकीय मोटा। तो यहाँ पे बार बार बनाने की जगह एक बार ही बना देते हैं। उसी के साथ पेरिक्लिनल, ये प्राइमरी एंथ्रीडियल सेल को समझो कैसे डायग्रामेटिकली, क्योंकि मैं डायरेक्ट डायग्राम ही बनाऊंगा यहाँ पे। तो ये हो गई एक कोशिका और ये हो गई उसके नीचे की कोशिका, ठीक है। तो हमको कितनी कोशिकाएं दिख रही है, 1 और 2। यहाँ से हमको प्रत्यक्ष दिखाई नहीं देगा, लेकिन अगर हम यहाँ से देखें, बिल्कुल जैसे एप्पल को काटते हैं उस तरीके से, ये रहा ऊपर का हिस्सा एपिकल। तो यहाँ पे हम पहला विभाजन कौन सा, पहली बार लॉन्गिट्यूडल कर रहे हैं, ठीक है। या यहाँ बना भी देते हैं, ये रहा लॉन्गिट्यूडल, ये वाला विभाजन करेंगे हम, जिसको हम बोलते हैं पेरिक्लिनल, पेरिक्लिनल या लॉन्गिट्यूडल अनुदैर्ध्य। हिंदी पेरिक्लिनल की हिंदी तो परिंतिक होता है, परितनिक। वैसे लॉन्गिट्यूडल की हिंदी कौन सी होती है, अनुदैर्ध्य। खड़ी काट कर रहे हैं हम, तो खड़ी काट करने में ये हो गई पहली खड़ी काट केंद्र से होते हुए, तो आपको एक खड़ी काट तो दिख गई। इसकी वजह से यहाँ पे कितनी कोशिकाएं दिख रही हैं आपको, 4। 2 तो पहले से थी और 2 बीच बीच में से कट गई, तो ये कितनी हो गई, 4। वहीं अगर अपन आगे बढ़े तो इसमें एक कट और लगा दीजिए, ये हो गया। इस कट की वजह से ये कट आपको दिखाई नहीं देगा क्योंकि ये पहले वाले कट के सापेक्ष है, समानांतर, परंतु ये उसकी तुलना में कैसा हो गया, 90 डिग्री पे। तो पेरिक्लिनल डिवीजन कौन से, 2 टाइम्स। और 2 टाइम, उसके साथ ही एक चीज और लिख देता हूं यहाँ पे स्पेशली ताकि आपको याद रहे, 90 डिग्री एंगल ईच अदर, एक दूसरे से 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए ये संरचना यहाँ पे बन रही है, ठीक है। तो एक्चुअली में अगर आप देखें तो इसको बोलते हैं टियर, TIER। टियर का मतलब होता है सोपान या श्रेणी, जैसे रेलवे के डिब्बे में बर्थ होती है ना, ऊपरी है कि निचली है, तो इसको बोलते हैं टियर। तो टियर की अगर अपन बात करें तो एक टियर ये रहा और दूसरा टियर ये रहा, 2 कोशिका है। अब इसके अंदर 2 कोशिका ये दिख गई और 2 ये दिख गई।
टीयर, ठीक है, TIER। तो ऐसे में हमारे पास में एक टीयर जो ऊपरी है जिसमें कितनी कोशिकाएं आ गई, 4, 2 आपको दिख रही हैं और 2 इसके पीछे हैं। उसी तरीके से निचली में भी कितनी आ गई सेल्स, 4। तो टोटल हमारे पास में यहाँ पे कोशिका कितनी बन जाएंगी, 8। बात करेगा पढ़ा लूँ, तेरा कितना हो गया टाइम, 2 घंटे हो गए, 1 घंटा और है, कितने बजे तक है। तो हमारे पास कोशिकाएं इसी की अगर अपन बात करें, ये डायग्राम बनाते हैं हम।